हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपस्किल एकेडमी। आज 24 अप्रैल 2022 को हम पढ़ने जा रहे हैं द इंडियन एक्सप्रेस। समझेंगे क्या क्या आर्टिकल्स आज दिए हुए हैं और क्या आर्टिकल्स हमारे आज के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स डिस्कस दिस सेशन। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये एक ऐड है राजस्थान गवर्नमेंट का, बट फिर भी यहाँ से काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। देखिए, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी है और यहाँ पर राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐड आया हुआ है एंड दिस इज़ अबाउट ओल्ड पेंशन स्कीम। कह रहे हैं कि अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट एंड इट्स हिस्टोरिक ह्यूमन डिसीजन। सो इनका कहना है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने 2022-23 के बजट में ओल्ड पेंशन स्कीम को अनाउंस किया है, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अब ये ओल्ड पेंशन स्कीम कब से है, क्या चीज़ है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है। देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम में जो एम्प्लॉय है उसको बेनिफिट मिलते हैं लाइक पेंशन। मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बता देता हूँ। लाइक पेंशन, फैमिली पेंशन, ग्रेजुटी, कमिटेड पेंशन अमाउंट, और ये उनको सोशियो इकोनॉमिकली और स्ट्रॉन्गर बनाता है, ऐसा इनका कहना है। ओल्ड पेंशन स्कीम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले न्यू पेंशन स्कीम की क्या क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं उसके बारे में डिस्कस किया गया है। फिर ओल्ड पेंशन स्कीम के क्या एडवांटेज हैं और इसका स्टेट के डेवलपमेंट पे कैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ये भी बताया गया है। थोड़ा सा देख लेते हैं हम। जैसे न्यू पेंशन स्कीम में ये कह रहे हैं कि पेंशन की कोई गारंटी नहीं होती, एम्प्लॉय को 10% कॉन्ट्रीब्यूशन देना पड़ता है और इसके ऊपर रिव्यू भी चल रहा है अभी एनपीएस के ऊपर। और सेकंड, नेशनल जुडिशियल पे कमीशन जो है वो, उनका कहना है कि एनपीएस जो स्कीम है, नेशनल पेंशन न्यू पेंशन स्कीम, वो जुडिशियल सर्विसेज के लिए अप्लाई नहीं की जाए। राइट। केरल, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, इन सभी स्टेट्स ने एनपीएस को रिव्यू करने के लिए कमिटीज़ बनाई हुई है। ठीक है। अब ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है। ओल्ड पेंशन स्कीम के एडवांटेज हैं। पहली बात, पेंशन की गारंटी। एम्प्लॉय गेट्स 50% ऑफ द लास्ट मंथ सैलरी एज पेंशन एवरी मंथ। जब एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है तो उसके बाद भी उनको लास्ट मंथ सैलरी का 50% हर महीने मिलता है एज अ पेंशन। डियरनेस रिलीफ मिलता है फॉर सिक्योरिंग एम्प्लॉयज़ अगेंस्ट इन्फ्लेशन। और एम्प्लॉय को कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देना होता, जैसे एनपीएस में 10% कंट्रीब्यूशन मैंडेटरी है। ठीक है। 33% तक कम्यूट भी होती है पेंशन। पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा। उनका कहना है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे टुवर्ड्स वर्क। फिर जो ज़्यादा मेरिटोरियस और टैलेंटेड कैंडिडेट्स हैं वो नई वैकेंसीज के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, फॉर गेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ दिस ओल्ड पेंशन स्कीम। And the implementation of old pension scheme will not result in reduction of even a single rupee from development expenditure of the state। उनका कहना है कि स्टेट का जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है उसका कोई असर नहीं होगा और वहाँ से 1 रुपए की भी कोई रिडक्शन नहीं होगी। ठीक है, ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, इसको एज ए इन्फॉर्मेशन कंसिडर करके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये एडवर्टीजमेंट है जम्मू कश्मीर का। अभी रिसेंटली आज ही नेशनल पंचायती राज डे है, तो उसके उपलक्ष्य में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, जम्मू कश्मीर के एक गांव में गए हैं। वहाँ उन्होंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया है। जैसे यहाँ पे बताया है कि बनिहाल काजीगंज रोड टनल, बनिहाल से लेकर काजीगंज तक जो रोड टनल है उसका इनॉग्रेशन हुआ है। 500 किलोवाट का एक सोलर पावर प्लांट है पल्ली विलेज में। हाँ, पल्ली विलेज के अंदर ही आज की मीटिंग थी 24 अप्रैल को। सारी ग्राम पंचायतों को एक साथ कनेक्ट करके आइदर वर्चुअली और फिजिकली सभी लोगों को प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया। 108 जनौषधि केंद्र खोले गए हैं, स्वामित्व कार्ड दिए गए और लॉन्च ऑफ अमृत सरोवर मिशन। तो अभी आने वाले न्यूज़पेपर्स, आने वाली करंट अफेयर्स में हम लोग देखेंगे
अबाउट दिस स्कीम, व्हाट इज अमृत सरोवर मिशन। तो ये कुछ आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या, जैसे ये रोड टनल के बारे में इम्पोर्टेंट है, सोलर पावर प्लांट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, अमृत सरोवर मिशन इम्पोर्टेंट है। ये सब थोड़ा सा ध्यान में रख के आगे चलते हैं। और ये फ्रंट पेज पे इतनी कुछ खास न्यूज़ है नहीं। थोड़ा सा ये देख लीजिए, जीएसटी काउंसिल की कोई न्यूज़ है। जीएसटी काउंसिल कह रहा है कि परफ्यूम्स टू चॉकलेट 92% ऑफ आइटम्स में मूव फ्रॉम 18% टैक्स स्लैब टू 28%। ऐसे 143 आइटम्स हैं जिनको 18% वाले टैक्स स्लैब से हटाकर 28% वाले टैक्स स्लैब में डाला जाएगा, ऐसा कहना है जीएसटी काउंसिल का। जीएसटी काउंसिल के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हैं। जीएसटी काउंसिल में कौन होता है, गवर्निंग बॉडी क्या है इनकी, ठीक है। कौन कौन से आइटम्स हमारे जीएसटी के अंदर आते हैं, कौन से नहीं आते हैं, ये भी पूछा जा चुका है और पूछ भी सकते हैं आगे। चलो आगे बढ़ते हैं, बाकी सब न्यूज़ को छोड़ते हुए डायरेक्टली मध्य प्रदेश के ऑनरेबल सीएम चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर रहे हैं दिल्ली में। और यहाँ पर और कुछ नहीं है। हाँ, ये न्यूज़ थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है। बिहार की विजिट पे गए हैं अमित शाह जी, हमारे होम मिनिस्टर साहब बिहार की विजिट पे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कुंवर सिंह जी, जो 1857 की क्रांति के हीरो हैं, उस समय इन्होंने 1857 के फ्रीडम स्ट्रगल में पार्ट लिया, कुंवर सिंह जी ने, उनके बारे में ये यहाँ पे बता रहे हैं। और इसीलिए हमारे लिए ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार से कौन था या उन हीरोज़ का नाम बताइए जो बिहार से थे, तो उसमें एक नाम है कुंवर सिंह जी का। उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा गया था, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट था कि कुंवर सिंह जी का नाम बिहार से एसोसिएटेड है, जगदीशपुर आरा डिस्ट्रिक्ट, और ये 1857 के नायक हैं। नेक्स्ट चलते हैं, कलर्स ऑफ व्यू। प्रधानमंत्री मोदी जी और असम के सीएम, असम इफ आई एम नॉट रॉन्ग असम के ही हैं शायद, सर्बानंद सोनोवाल। और आप चेक कर लीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक इवेंट अटेंड किया जिसमें रोंगाली बिहू, ये देखिए ये डोल पकड़े हुए हैं। तो ये कल्चरल इवेंट है जो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अटेंड किया गया। अब इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि बिहू एक डांस है, तो ये कहाँ का स्टेट डांस है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ओके, कमिंग टू दिस आर्टिकल ऑन पेज नंबर 30, ये पी चिदम्बरम जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, सॉरी वाइस प्रेसिडेंट कहना गलत होगा, पी चिदम्बरम साहब ने ये आर्टिकल लिखा हुआ है। इसमें काउंटिंग डेथ, पॉवर्टी एंड टैक्स। तो कोविड-19 के बाद जो डेथ काउंट है, उसके बाद जो पॉवर्टी की कंडीशन है या टैक्सेस की जो कंडीशन है, उसके बारे में ये बता रहे हैं। और इनका कहना ये है इस आर्टिकल में कि अगर मान लें कि इंडिया के अंदर टोटल 6,64,369 विलेजेस हैं ना, लगभग 6.5 लाख गांव हैं, और उसमें से मान लेते हैं कि 20% गाँव में लोगों को पेंडेमिक से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, जो कि एक रॉन्ग एजम्पशन है, ये पी चिदम्बरम साहब कह रहे हैं। और उसके बाद भी अगर हम 20% गाँव को हटा के भी देखें तो 5 लाख गाँव बचते हैं। और 5 लाख गाँव में से अगर हम बात करें, अगर एवरेज लें, तो हर गांव में से 2 व्यक्ति को भी वायरस की वजह से डेथ हुई है। तो टोटल 10 लाख लोगों की डेथ हुई इन रूरल एरिया। और अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो टोटल हमारा जो आंकड़ा है वो 15 लाख के आसपास पहुंच जाता है, जो कि सरकारी आंकड़ों से कहीं ज़्यादा है।
तो और इनका कहना है कि माना कि पॉवर्टी डिक्लाइन हुई है, आई एग्री दैट पॉवर्टी हैज़ डिक्लाइन, बट इसके बावजूद भी कई सारी चैलेंजेस हैं या चेतावनियाँ हैं। अब यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये वर्ड है, कैवियट्स। कैवियट्स वर्ड का क्या मतलब होता है, ये देखिए। कैवियट्स वर्ड का मतलब होता है वार्निंग, चेतावनियाँ। ठीक है, ऐसे कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स जो हमें अपने वोकैब में इंक्लूड करना चाहिए, वो मैं रेगुलरली आपके लिए बताता रहूँगा आपको। यहाँ पर ये जो आर्टिकल है ऑफ ट्रेटर्स एंड मीर जाफर्स के बारे में, मीर जाफर एंड सम अनइजी ट्रुथ। किंगसुक चटर्जी ने ये आर्टिकल लिखा हुआ है। ही इज़ अ प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। और इसमें ये कहना चाह रहे हैं इस आर्टिकल में कि जो अभी रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर जो हुआ है कि इमरान खान की गवर्नमेंट हट के वापस से जो शहबाज शरीफ हैं उनकी गवर्नमेंट आ गई। तो अभी इमरान खान ने ये कहा था कि जैसे मतलब उन्होंने एक एग्जांपल दिया था मीर जाफ़र और मीर सादिक का। तो अब ये मीर जाफ़र और मीर सादिक हमारे लिए हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ऑल दो ये पॉलिटिकली कनेक्टेड न्यूज़ है, बट हमें हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंस इनका समझना है। मीर सादिक कौन था, मीर जाफ़र कौन था, तो वो हम अगर समझ गए तो हमारे लिए एग्ज़ाम में वो काम आएगा। बाय द वे यहाँ पे एक और वर्ड है एडिफिस। एडिफिस का मतलब होता है स्ट्रक्चर या बिल्डिंग। एडिफिस को भी आप याद रखें। अभी इससे पहले हमने पढ़ा था कैवियट्स। कैवियट्स का मतलब वार्निंग, एडिफिस का मतलब स्ट्रक्चर या बिल्डिंग। मीर मीर सादिक कौन था? मीर सादिक जो थे वो टीपू सुल्तान के साथ थे। टीपू सुल्तान जब अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ने जा रहे थे इन हिज लास्ट बैटल, और उन्होंने श्रीरंगपट्टनम का जो किला था वो मीर सादिक के भरोसे वो छोड़कर गए थे, उसको इंचार्ज बना कर गए थे। लेकिन मीर सादिक पहले ही अंग्रेज़ों से मिल गए थे और उन्होंने उस किले के, श्रीरंगपट्टनम का जो किला था उसके गेट किले के बंद कर दिए थे। जब टीपू सुल्तान वापस आ रहे थे, रिट्रीट कर रहे थे, तो ही फाउंड द डोर्स ऑफ द फोर्ट्रेस बार्ड, मतलब किले के दरवाजे बंद थे और वो अंदर किले के घुस नहीं पाए। तो इसकी वजह से वो अंग्रेज़ों से अपनी अंतिम सांस तक लड़ते रहे और मीर सादिक ने टीपू सुल्तान को धोखा दिया इन दिस केस ना। यहाँ पर एक अच्छा मुहावरा जो सामने आया है, इडियम, that British had already crossed Mir Sadiq's palm with silver. Crossing the palm with silver. क्रॉसिंग पाम विद सिल्वर एक इडियम है जिसका मतलब है टू पे मनी टू समवन इन पेमेंट फॉर अ सर्विस। कुल मिला के एक तरीके से रिश्वत देने को, रिश्वत या मतलब आप किसी को पैसा दें और वो आपका काम कर दे ना। आपने पैसा दिया, आपने फेवर किया उसको मनी से, उसने फेवर किया आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन या एडिशनल आपका कुछ काम करके। तो दिस इज़ a good idiom which you should use in your daily life as well as in your mains exam, where you can put it as an example of bribery. तो क्रॉसिंग द पाम विद सिल्वर, ठीक है। अब ये मीर जाफ़र कौन था? मीर जाफ़र एक एरिस्टोक्रेट था जो कि नवाब अलीवर्दी खान के टाइम पर काफ़ी सामने आया, आगे बढ़ा। अलीवर्दी खान के बाद जब सिराजुद्दौला आया तो मीर जाफ़र को एक हायर मिलिट्री रैंक दी गई, है ना। और तो जो कि मीर जाफ़र के स्टेटस से मैच करती थी। मतलब मीर जाफ़र बेसिकली मुर्शिद कुली खान की एक वाइफ का नेफ्यू था। और ये सब कहाँ चल रहा है, कहानी कहाँ की है, ये बंगाल की, है ना। तो मैं कहानी आपको बता रहा हूँ। मीर जाफ़र, मुर्शिद कुली खान, सिराजुद्दौला, ये सब बंगाल के
नवाब हैं या बंगाल से रिलेटेड लोग हैं। ठीक है, तो सिराजुद्दौला को कहा जाता है कि ये काफ़ी यंग नवाब थे और इन्होंने अंग्रेज़ों का वहाँ पर अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। एक्चुअली अंग्रेज़ों ने इनकी अथॉरिटी को डिनाई कर दिया था, मतलब इनकी अथॉरिटी को मानते ही नहीं थे। तो अंग्रेज़ों के खिलाफ इन्होंने बैटल ऑफ प्लासी 1757 में लड़ा था। 1857 से जस्ट 100 साल पहले एक लड़ाई हुई थी प्लासी के अंदर, बैटल ऑफ प्लासी। सिराजुद्दौला उसमें मारे गए थे। क्यों? क्योंकि मीर जाफ़र ने उन्हें धोखा दिया था। मीर जाफ़र भी जाके ब्रिटिशर्स से हाथ मिला लिया था उसने। अब यहाँ पर एक अच्छा वर्ड सामने आया है, अनस्क्रूपुलस। इसका मतलब होता है बेशरम। इसका एक एग्जांपल भी मैंने यहाँ लिखा हुआ है, अनस्क्रूपुलसनेस ऑफ पॉलिटिशियंस इज डेंजरस फॉर द कंट्री। राजनेताओं की बेशर्मी देश के लिए खतरनाक है। ठीक है, और यहाँ पर एक और वर्ड है टेम्पेस्चुअस। टेम्पेस्चुअस का मतलब तूफानी। तो थम्सअप वाला तूफानी, आज कुछ तूफानी करते हैं, वो वाला नहीं। शोइंग वायलेंट एंगर, गुस्से में, हिंसात्मक रूप में जो गुस्सा आता है, औरंगजेब टाइप, उस टाइप का टेम्पेस्चुअस। ये सिराज के लिए यूज़ किया है इन दिस आर्टिकल बाय किंगसुक चटर्जी। ठीक है, हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम। हाँ, यहाँ पर बात ये हो रही है कि एक रिफॉर्म लाया जा रहा है बाय टेलीकॉम इन टेलीकॉम सेक्टर बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम। यहाँ पर ऑटोमेटिक रूट के थ्रू डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 100% अलाउ किया जाएगा थ्रू ऑटोमेटिक रूट। तो ये ऑटोमेटिक रूट एफडीआई क्या होता है, ये देखिए मैंने यहाँ पर नोट्स भी बना दिया इसका। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड अंडर टू रूट्स, ऑटोमेटिक रूट एंड गवर्नमेंट रूट। अंडर द ऑटोमेटिक रूट, foreign investor or the Indian company does not require any approval from RBI or Government of India for the investment. तो बेसिकली अगर ऑटोमेटिक रूट के थ्रू कोई इन्वेस्टमेंट आ रहा है फॉरेन से, तो उसको आरबीआई या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है फॉर एनी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्या रिफॉर्म्स आ रहे हैं, इनसे क्या होगा? These norms will be the norms will be eased so that the foreign companies can either set up a shop in India or invest more in domestic firms. तो इस नॉर्म, ये जो रिफॉर्म किए जा रहे हैं, इससे क्या होगा कि फॉरेन कंपनीज या तो अपनी खुद की दुकान लगाएंगी इंडिया में या डायरेक्टली वो इन्वेस्ट करेंगी इन डोमेस्टिक फर्म्स। हमारी टेलीकॉम सेक्टर की अभी 3 ही प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज जो हमें देखने को मिल रहे हैं, 3 प्राइवेट प्लेयर्स हैं टेलीकॉम सेक्टर में, वो आप सभी को पता है, और उनकी जो हालत है वो ठीक नहीं है, एंड इट इज़ नॉट सस्टेनेबल इन द लॉन्ग रन फॉर द हेल्थ ऑफ द सेक्टर. That's why the government is thinking about allowing FDI through automatic route so that more investment can come in our country and the sector could sustain. यहाँ पर capex push rising inflation fuel credit of take growth to over 2-year high. बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है राइजिंग इन्फ्लेशन की। इस राइजिंग इन्फ्लेशन की वजह से क्या हुआ है, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई हैं अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। क्यों? अभी आपको पता है कि इंडिया के अंदर डिमांड पुल इन्फ्लेशन चल रहा है, डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं लोग चीज़ों की। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन के केस में क्या होता है कि डिमांड पूरी करने के लिए कंपनीज को अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लगता है कैपिटल। अगर आज मेरे पास कोई एक मशीन है, एक मशीन से 100 चीज़ें बन रही हैं, लेकिन डिमांड 150 की है, और इस 150 की डिमांड को पूरा करने के लिए मुझे एक और मशीन लगानी पड़ेगी। इस मशीन को लगाने के लिए क्या चाहिए? मनी। मनी का मतलब कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ना, है ना। मशीनरी की रिक्वायरमेंट बढ़ी, लेबर की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ओवरऑल कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ रही है अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स लीडिंग टू जंप इन क्रेडिट ग्रोथ। बेसिकली इसके बारे में ये आर्टिकल, कैपिटल एक्सपेंडिचर पुश कर रहा है, राइजिंग इन्फ्लेशन फ्यूल क्रेडिट ऑफ टेक ग्रोथ टू ओवर 2 ईयर आई, 2 साल से भी ज़्यादा, पिछले 2 सालों में सबसे ज़्यादा।
बहुत बड़ा है आर्टिकल है, आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। इसमें कई सारे इकोनॉमी से रिलेटेड टर्म्स हैं, जैसे MCLR, मार्जिनल कॉस्ट लैंडिंग रेट, और स्टैंडिंग फैसिलिटी। बहुत सारे इसमें की टर्म्स हैं जो आपको पढ़ना चाहिए इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, SDF, ठीक है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF। क्या होते हैं ये इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग, नीति आयोग में नए वाइस चेयरमैन अभी ये हैं जो ये देखिए, ये हमारे नीति आयोग के CEO हैं, अमिताभ कांत जी नीति आयोग के CEO हैं। और अभी ये मेंबर जो VK पॉल और सुमन बेरी को फुल टाइम मेंबर बनाया गया नीति आयोग का। और जो बेरी जी हैं, सुमन जी, ये चार्ज लेंगे एज वाइस चेयरपर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नीति आयोग, ठीक है। और तो आई थिंक कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ है नहीं, तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू।